नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौखंबा के हमारे इस खास कार्यक्रम चौखंबा हेल्थ में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, आज चौखंबा हेल्थ में हम बात करने वाले हैं महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाएं हमारे परिवार का वो स्तंभ होती है जिनके बगैर घर का कोई भी कार्य करना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन कई बार महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल लापरवाह नजर आती हैं। हम महिलाओं में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपनी स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ऐसे में कई छोटी मोटी बीमारी से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों तक आसानी से घर कर जाती हैं। आज चौखंबा हेल्थ में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। विश्व ही नहीं, भारत में भी ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जहां अवेयरनेस कम है, जानकारी कम है, वहीं कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही भी उन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। और आज इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित है। हमारे साथ गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नेहा महाजन जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर नेहा, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। और दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी डॉक्टर नेहा महाजन को लेकर दे देती हूँ। डॉक्टर नेहा महाजन ब्रेस्ट कैंसर के क्षेत्र में लंबे समय से बेहतरीन काम कर रही हैं और 2019 में जब वो देहरादून आई, उसके बाद से ब्रेस्ट कैंसर को लेकर उन्होंने जागरूकता अभियान, तरह तरह के जागरूकता अभियानों की शुरुआत की। साथ साथ उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक की भी शुरुआत की, जिसका नतीजा ये रहा कि इस विषय पर कई बार, क्योंकि महिलाएं इस विषय पर खुलकर बातचीत नहीं कर पाती हैं, ऐसे में इस क्लिनिक के जरिए महिलाओं को वो प्लेटफॉर्म मिला ताकि वो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बातचीत कर सके और खुलकर अपनी समस्याओं को डॉक्टर के सामने जाहिर कर सके। तो डॉक्टर नेहा महाजन से बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कितनी गंभीर बीमारी है और उसको लेकर जागरूकता की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो डॉक्टर नेहा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, हम ब्रेस्ट कैंसर को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन महिलाओं की जब बात आती है, और एक बड़ा वर्ग ऐसा, आज भी हम 2025 में आज जी रहे हैं, लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर, डॉक्टर महाजन, क्यों इतनी लापरवाह होती है? क्यों अपनी हेल्थ को लेकर इतनी वोकल नहीं होती हैं? घर में हम देखते हैं बच्चों से लेकर जब बुजुर्गों की बात होती है तो उन लोगों की हेल्थ को लेकर हम लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन जब अपने पे आती है तो हम कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो महिलाओं के सबसे पहले ये समस्या क्यों है? महिलाओं के साथ ये समस्या इसलिए है क्योंकि बहुत से सोशल फैक्टर्स हैं जो उसमें प्ले करते हैं। कि जैसे किसी फैमिली में, किसी परिवार में थोड़ा सा इकोनॉमिक क्राइसिस है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, महिलाएं अपनी हेल्थ को सबसे लास्ट प्रायोरिटी देती हैं। वो पहले घर के बाकी काम देखेंगी, घर के बाकी लोग सदस्यों की हेल्थ और उनकी ज़रूरतें पूरी करेंगी और अपनी ज़रूरत को सबसे आखिर में रखेंगी। और एक हमारी सोसाइटी ने ऐसा एक बना रखा है कि महिला को तो बस केयर करनी है, उसको देख रेख करनी है अपने परिवार की, उसका काम ही देख रेख करना है। उसकी अपनी कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं है, वो अपने आप के बारे में सोचती नहीं है। वो नहीं जानती है कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और उसकी भी कुछ फिजिकल नीड्स हैं, कुछ सोशल नीड्स हैं, कुछ इमोशनल नीड्स हैं जो पूरी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं महिलाएं खुद भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। कुछ सोशल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में महिलाएं खुलकर बात नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ उनके ऐसे ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी होती है कि वो खुल के बोल नहीं पाती हैं। तो उस वजह से भी वो पीछे हट जाती हैं, अपनी बात सामने नहीं रखती हैं और कहीं ना कहीं वो बीमारी पीछे छूट जाती है और समय के साथ ख़राब हो जाती है। इसके अलावा कुछ बीमारियों को लेकर सोशल टैबूज़ बना दिए गए हैं। अगर उनके बारे में डिस्कशन किया जाए तो उसे बहुत बुरा माना जाता है। जैसे बांझपन की बीमारी हो गया, अगर किसी महिला का कोई संतान नहीं है तो उस महिला को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है। अभी तक सोसाइटी में ये प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट कर रही है। तो डेफिनेटली इस तरह से महिलाएं अपनी प्रॉब्लम्स आसानी से नहीं बोल पाती हैं, जहाँ इस तरह की सोसाइटी हो जहाँ उन्हें बहुत ही सप्रेस किया जाता है। डॉक्टर महाजन, ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें तो विश्व के साथ साथ भारत में भी ये मामले अब तेज़ी से सामने आ रहे हैं। क्या वजह है कि ब्रेस्ट कैंसर आज के टाइम में या आज के समय में महिलाओं में होने वाली एक बेहद गंभीर और तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी बनती हुई नज़र आ रही है? ब्रेस्ट कैंसर पहले से ही है समाज में, लेकिन हाँ, मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ कुछ चेंजेस हुई हैं। बट कुछ फ़र्क ये है कि पहले हम इतना ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानते नहीं थे
बहुत सी महिलाएं उसके बारे में बात नहीं करती थी, इसलिए वो केसेस सामने नहीं आ पाते थे। अब जैसे जैसे थोड़ी जागरूकता बढ़ रही है, लोग खुद सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग उस कैंसर के बारे में ज़्यादा जान रहे हैं और ज़्यादा नंबर में रिपोर्ट हो रहा है। तो पहले वो कैंसर अंडर रिपोर्टेड था, अब उसकी हमें थोड़ी सी जानकारी ज़्यादा मिल पा रही है। हाँ, कुछ मॉडर्नाइजेशन से फ़र्क ज़रूर पड़ा है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के बाद अब फीमेल्स महिलाओं ने भी बहुत से अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपना लिए हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, शराब का पीना, स्मोकिंग करना, या फिर बहुत देर से शादी करना, बच्चा देर से करना और ब्रेस्ट फीडिंग ना करना। तो कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो आगे चलकर ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में काउंट किए जाते हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि आप इतने लंबे समय से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को लेकर कार्य कर रही हैं, थोड़ा सा आप बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस आज के समय में क्यों ज़रूरी है, और महिलाओं को, क्योंकि कई बार वो इग्नोरेंट, जैसे हम बात कर रहे थे, वो नहीं उन सिम्टम्स को समझ पाती है। तो क्या वो सिम्टम्स होते हैं, और सिम्टम्स पता होने के बावजूद महिलाओं को कब किस वक्त डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए? ब्रेस्ट कैंसर में एक तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में क्यों जानें। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इसलिए जानना ज़रूरी है कि अब सिर्फ भारत में ही 2022 का जो ग्लोबोकॉन का डाटा था, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अनुसार लगभग 2 लाख केस ब्रेस्ट कैंसर के रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से करीबन 98,000 महिलाओं की मृत्यु हुई है। अगर इतना बड़ा नंबर उसमें अफेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये समय है कि हम सब लोग इस समय जागरूक हो जाएं। अब ब्रेस्ट कैंसर में प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत बार ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे परिवार में तो किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ नहीं, तो हमें कैसे हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर ऐसी बीमारी है जो 90 to 99% स्पोरेडिक है, मतलब कि उसका कोई पहले से कारण नहीं होता है। वो बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर्स और हेल्थ फैक्टर्स से रिलेटेड होती है। तो जब महिला ये सोच लेती है कि मुझे तो हो ही नहीं सकता है, तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है मान लेना कि उसके स्तन में अगर कोई गांठ है या कोई दिक्कत है, तो वो कैंसर रिलेटेड भी हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा जागरूक बने। ये कैंसर किसी को भी हो सकता है, इसका ज़रूरी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री होना ज़रूरी नहीं है। फैमिली हिस्ट्री बहुत कम केसेस में मिलती है, कोई बहुत स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर भी बहुत कम केसेस में मिलता है। तो कोई भी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, वो इस बीमारी से का शिकार हो सकती है, इवन कि एल्डरली फीमेल्स, बड़ी उम्र की फीमेल्स। अब ये बीमारी समय के साथ यंगर एज ग्रुप में ज़्यादा हमें मिलना स्टार्ट हो रही है। पहले ये हमें सिर्फ बड़ी उम्र की लेडीज़ में ही मिलती थी, 40 से अबव ज़्यादा मिलती थी, लेकिन अब जो रिसेंटली ट्रेंड चेंज हो रहा है, उसके बाद हमें ये बहुत छोटी उम्र में 25 से लेके 40 के बीच में भी ये देखने को मिल रही है। सो इसलिए हमें अब थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको कुछ सिम्टम्स का ध्यान रखना होगा। जैसे कॉमन सिम्टम्स, बीमारी के सभी सिम्टम्स एक आम बीमारी जैसे ही होते हैं, जैसे कि कोई गांठ हो गया, कोई अल्सर हो गया, कोई घाव हो गया जो भर नहीं रहा है, या किसी तरह का निप्पल में से कोई रिसाव हो रहा है, कोई काख में गांठ हो गई है, दोनों ब्रेस्ट के आकार में आपको कोई अंतर नज़र आ रहा है, कोई चमड़ी में अंतर नज़र आ रहा है, तो इस तरह की कोई भी सिंपल से भी कोई चेंज है, तो वो भी नीचे के किसी छुपे हुए कैंसर का लक्षण हो सकती है। आपको उस लक्षण को इग्नोर नहीं करना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको एक बार उसको सिर्फ चेक करवा लेना है। ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर हो, पर एटलीस्ट चेक करवा लेने से आप निश्चिंत हो सकेंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर महाजन, ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि कई बार ठीक है, ये सिम्टम्स आने पर तो डॉक्टर पे जाना ही चाहिए, लेकिन क्या हमें रेगुलर चेकअप्स की ओर भी जाना चाहिए? भले ही कोई सिम्टम्स ना हो, लेकिन क्या डॉक्टर पर रेगुलर चेकअप्स पर जाने के से हमें कई तरह के फ़ायदे हो सकते हैं इस समस्या को लेकर? हाँ, इसके लिए कुछ अर्ली डिटेक्शन के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन गाइडलाइंस भी हैं, कुछ NCCN गाइडलाइंस हैं। उनके अनुसार 20 साल की उम्र से आगे की जो लड़कियां हैं, उन्हें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सिखाया जाना चाहिए कि वो खुद शीशे के आगे खड़े होकर अपने दोनों स्तनों को प्रेस करके देख लें कि उसमें कोई चेंज, कोई शेप में चेंज, कोई आकार में चेंज, साइज़ में चेंज, या किसी तरह की कोई गांठ नज़र तो नहीं आ रही है। अगर उनको किसी भी तरह का चेंज नज़र आए, वो उस समय फिर डॉक्टर के पास जा सकती हैं। ऐसा करने से वो किसी भी कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ पाएंगी। दूसरा, ये जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, इसको हम हर महीने में एक बार करने के लिए रिकमेंड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर रोज़ चेक करना है। तो जब भी आपका मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन के 4-5 दिन के बाद इसको यूजुअली किया जाता है।
आप 4-5 दिन के बाद शावर लेते समय भी आप इजीली अपने आप को एग्जामिन कर सकती हैं, या फिर बेड पे लेटे लेटे भी अपने आप को एग्जामिन कर सकती हैं। अगर आपको कोई चेंज नज़र आए, पिछले महीने के कंपैरिजन में इस महीने में कोई चेंज नज़र आ रहा है, तो ज़रूर उसको रिपोर्ट करिए। दूसरा, इसके अलावा स्क्रीनिंग के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि 40 से ऊपर की जो महिलाएं हैं वो हम अपना रेगुलर मैमोग्राफी ज़रूर करवाएं। तो मैमोग्राफी 40 से 50 के बीच में तो 2 से 3 साल में एक बार की जाती है, और 50 साल के बाद उसको साल में एक बार कर दिया जाता है। ये मैमोग्राफी ज़रूरी नहीं है तभी आप करेंगे जब आपको कोई गांठ मिल रही है, ये आपको एक रेगुलर चेकअप के तौर पे करानी, एक रूटीन चेकअप के तौर पे करानी है। जैसे आप कभी कभी ब्लड चेकअप रोज रूटीन में करवाते हैं, तो वैसे ही आप इसको भी रूटीन में करवाएंगे। तो अभी तक की जो गाइडलाइंस हैं वो सिर्फ 40 से ऊपर मैमोग्राफी के लिए, अभी यंगर एज ग्रुप के लिए नहीं आई हैं। लेकिन 25 ईयर्स से ऊपर, 25 साल से ऊपर ये रिकमेंडेड है कि 2 से 3 साल के बीच में एक बार क्लिनिकल चेकअप ज़रूर हो जाए। क्लिनिकल चेकअप का मतलब ये होता है कि कोई ट्रेंड पर्सनल, कोई भी ट्रेंड पर्सन जो एग्जामिनेशन कर सकता है उस ऑर्गन का, तो वो चाहे वो आशा वर्कर ही क्यों ना हो, चाहे कोई पेरिफेरी का डॉक्टर ही क्यों ना हो, आप उससे एक बार क्लिनिकल चेकअप ज़रूर करा लें। आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो कर ही रही हैं हर महीने, उसके अलावा आप 2 से 3 साल के बीच में एक बार किसी ट्रेंड पर्सनल से भी चेकअप करा लीजिए, ताकि अगर कोई सिम्टम है तो जो आपसे मिस हुआ है वो दूसरा डॉक्टर पकड़ लेगा और वो आपका टाइमली पकड़ में आ जाएगा। डॉक्टर महाजन, कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर आज के समय में कितना भयावह है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर अगर हम बात करें स्टेज के अनुसार बात करते हैं, तो अगर स्टेज 1 में हम इसे पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। 99 to 100% हम पेशेंट को एश्योर करते हैं कि आपका 5 ईयर सर्वाइवल है, आप बहुत आसानी से अपनी नॉर्मल लाइफ जिएंगी। आपका कैंसर पूरी तरह से क्योर हो सकता है अगर आप पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेती हैं। जब स्टेज 2 में होता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, रिजल्ट्स थोड़े पुअर हो जाते हैं, तो उस समय हम पेशेंट को बोलते हैं कि 70 to 80% आपका 5 ईयर सर्वाइवल है जी। इसी तरह स्टेज 3 में पहुंचते पहुंचते वो 50 to 60% हो जाता है, और स्टेज 4 में पहुंचते पहुंचते वो 20 to 40% ही सिर्फ रह जाता है। तो रिजल्ट कैसा होगा ये निर्भर करता है कि आप किस स्टेज पे ट्रीटमेंट शुरू कर रही हैं, और सिर्फ ट्रीटमेंट शुरू करना ही काफ़ी नहीं है, उसे कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट ना लेने के बराबर है। करेक्ट। आप गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं और आपने वहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक की शुरुआत की, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि किस तरह से इस क्लिनिक की स्थापना हुई और किस तरह का रिस्पांस वहाँ पर मिल रहा है। और कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत कंफर्टेबल नहीं होती इस विषय पे बात करने के लिए, तो उनके लिए ये क्लिनिक कितनी हेल्पफुल साबित हो रही है? ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक का कॉन्सेप्ट तो 2021 में इन शेप आया, लेकिन उसके पीछे का जो काम था वो बहुत पहले से था। जब मैं 2019 में उत्तराखंड में आई थी तो बहुत बार मुझे ऐसी कुछ महिलाएं मिलती थी जो सिर्फ इसलिए दिखाने आती थी क्योंकि उनकी फैमिली उन्हें इग्नोर कर रही है। वेरी सॉरी टू से दिस, बट वो सिर्फ इसलिए एडमिट होना चाहती थी क्योंकि उनकी फैमिली अदरवाइज उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और अगर वो एडमिट हो जाएंगी तो कुछ दिन के लिए उन्हें अटेंशन और केयर मिलेगी। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी, तो उस समय मैं तब मेरे मन में ये आया कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं जिससे मैं इनकी लाइफ चेंज कर सकूं, इनका ओपिनियन लाइफ के लिए चेंज कर सकूं। लेकिन इनिशियली मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। देन इट वाज माय हस्बैंड एक्चुअली हु सजेस्टेड मी, डॉक्टर नितिन शर्मा। ही सजेस्ट मी कि यू डू सम वर्क इन दिस ब्रेस्ट कैंसर, यू डू समथिंग विच इज़ गुड फॉर देम। उनके लिए कुछ एफर्ट करो और वो इस एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करो जहां वो ओपनली आ सकें। तब मैंने अपना ये आइडिया डॉक्टर आशुतोष सियाना जो उस समय प्रिंसिपल थे हमारे, उनसे डिस्कस किया, और डॉक्टर मोहित गोयल हमारे जो एचओडी थे उनसे डिस्कस किया, और उनकी सपोर्ट से ये ब्रेस्ट क्लिनिक फाइनली अक्टूबर 2021 में शेप में आया। और तब से लेकर हम मोर देन 9,000 से ज़्यादा महिलाओं का स्क्रीनिंग कर चुके हैं। मोर देन 35 ब्रेस्ट कैंसर कैंप्स, अवेयरनेस कैंप, स्क्रीनिंग कैंप्स कर चुके हैं, और ऑलमोस्ट हमारे पास 40 to 45 पेशेंट्स हर ओपीडी में आते हैं। हफ्ते में 2 ओपीडी होती है, 40 to 45 पेशेंट्स हर ओपीडी में आते हैं जो ब्रेस्ट की रिलेटेड बीमारियों को लेकर आते हैं, नॉट कैंसर बट दूसरी बीमारियां भी। इस क्लिनिक से इनिशियली तो हमने जब स्टार्ट किया था तो सिर्फ 4-5 पेशेंट आते थे, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ा, लोगों में जागरूकता हुई, तो बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम आगे खुलकर रखने लगे।
और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, वो बाकी प्रॉब्लम्स भी जो वो प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड फीमेल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके बारे में वो बात करने में झिझकती हैं, वो उसके बारे में भी खुलकर बात करने लग गई। तो ये ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक सिर्फ कैंसर क्लिनिक नहीं था, वो एक प्लेटफॉर्म था जहाँ फीमेल आकर अपनी बात करती थी। और इसका फाउंडेशन, इसकी नींव इसी बात पे रखी गई थी कि हम लोग महिला को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे, एक जगह देंगे जहाँ वो बिना किसी झिझक के बात कर सके। यानी कि कहीं ना कहीं डॉक्टर महाजन की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है इस पूरे केस में। काउंसलिंग तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब महिलाएं हमारे पास आती हैं तो सबसे पहले तो हम ये फेस करते हैं कि वो उन्हें डिनाइल बहुत होता है, वो इतनी आसानी से मानती नहीं है कि उन्हें कोई बीमारी है। तो एक तो उनके लिए काउंसलिंग उस समय ज़रूरी होती है। अगर उनको कोई बीमारी डायग्नोज हो गई है, सीरियस बीमारी, कैंसर की तरह कुछ भी डायग्नोज हो गया है, तो उसके बाद उनको ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। बिकॉज बहुत सी महिलाएं आप देखेंगे बाबा, नीम, हकीम, इनके आगे पीछे घूमती रहती हैं। तो उन्हें काउंसिल करना कि आप प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए और इस तरह से बाबा लोगों के पास टाइम वेस्ट मत करिए, उसमें हमारा बहुत टाइम जाता है। और उसके बाद अगर वो ट्रीटमेंट शुरू कर भी लेती हैं तो उसके बाद फिर उनके मन में तरह तरह के सवाल होते हैं। जब वो कीमोथेरेपी को लेकर सवाल होते हैं, सर्जरी को लेकर सवाल होते हैं, तो काउंसलिंग तो हर स्टेप पे हमें करनी पड़ती है। बहुत बार फीमेल कीमोथेरेपी से डर जाती है, कभी वो सर्जरी से डर जाती है, रेडियोथेरेपी से डर जाती है, कभी वो बोलती है कि मैं सर्जरी कराऊंगी, कीमोथेरेपी नहीं कराऊंगी। सो हमें हर स्टेप पे उन्हें काउंसिल करना पड़ता है, बिकॉज ट्रीटमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक इट्स यूजलेस। आपका एक मिशन है स्वस्थ नारी सशक्त नारी, तो इसके बारे में बताइए, इसकी शुरुआत कैसे हुई, आपका रोल मॉडल्स के पीछे कौन रहा, और आप तरह तरह के अवेयरनेस कैंप्स भी चलाती हैं ऑल ओवर देहरादून, उत्तराखंड। इस चीज़ के बारे में भी बताइए कि किस तरह से जब आप कैंप के जरिए लोगों को अवेयरनेस देती हैं इस बीमारी को लेकर और महिलाओं की अन्य समस्याओं को लेकर, तो किस तरह के केसेस सामने आते हैं, और इस मिशन के बारे में विशेष रूप से आप बताइए। स्वस्थ नारी सशक्त नारी मिशन का अभी जो ये स्टार्ट हुआ है, ये रिसेंटली ही मैंने स्टार्ट किया है। ये रिसेंटली इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि जब मैंने देखा कि बहुत सी महिलाएं अपनी प्रॉब्लम्स खुलकर बोल नहीं पा रही हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई एक ऐसा मिशन होना चाहिए, अगर महिला हम तक नहीं पहुंच पा रही है और वो अपनी बात नहीं कह पा रही है, तो हम उस तक पहुंचे और हम उसको उसी के प्रॉब्लम अपने शब्दों में बताएं, ताकि वो समझे कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है और वो अपनी बात को खुलकर कह सके। सो हमने उसी के वर्ड्स को उस तक पहुंचाया है। सो हमारे मिशन में मेनली 3 कंपोनेंट्स रहते हैं। हम लोग 3 चीज़ों पे मैं मेनली फोकस करती हूँ। एक मेरा फोकस है अवेयरनेस कैंप्स करना, स्क्रीनिंग कैंप्स करना, ताकि जो मेनली ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग पे ही फोकस्ड हैं। उसमें मैं यही देखती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर का लोगों में जागरूकता भी हो, और उसमें कैंप्स करके हम ये देखते हैं कि कोई अगर जल्दी हमें पता चल जाए किसी का, तो उसको हम एंकरेज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और दूसरा फोकस जो मेनली इसमें हमारा है, वो इसमें है यंग लड़कियों को एजुकेट करना हेल्थ से रिलेटेड, और वो हम एक जनरल एजुकेशन कैंपेन करते हैं। उसमें एक यंग लड़कियों को फीमेल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स, प्रोक्टोलॉजी प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स फीमेल से रिलेटेड हैं, जिनके बारे में वो बात नहीं करना चाहती, वो उनके बारे में हम उन्हें एजुकेट करते हैं, सो दैट जब वो आगे जाकर एडल्टहुड में जाएं, जब वो अपनी मेल लाइफ स्टार्ट करें, तो वो कॉन्फिडेंटली उसको स्टार्ट करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो टाइमली मेडिकल हेल्प लें। और तीसरा कंपोनेंट जो हमारे मिशन का है, वो मेनली फोकस्ड है आशा वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन करना, उनको सेंसिटाइज करना। आशा वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को सेंसिटाइज करने का पर्पस ये है कि बहुत से डॉक्टर्स पेरिफेरी में हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स नहीं हैं, लेकिन उनको इन बीमारियों की गंभीरता को रियलाइज़ कराना कि वो इस चीज़ को इग्नोर ना करें। अगर उनके पास बहुत बार फीमेल डिस्पेंसरी में चली जाएगी और बोलेगी मुझे ब्रेस्ट में पेन हो रहा है या मुझे ब्रेस्ट में गांठ है, हो सकता है कि वो डॉक्टर उसको बहुत लाइटली ले ले। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोग भी सेंसिटाइज हों, ताकि अगर उनके पास कोई फीमेल पहुंची है, अगर उनको एक आशा वर्कर को फीमेल बताती है, एक विलेज की आम औरत बताती है कि मुझे दीदी गांठ लग रही है, तो उस आशा वर्कर को इतना सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि वो उस फीमेल को लेकर आए डॉक्टर तक और उसको करेक्ट ट्रीटमेंट दिलाए, ना कि वो फीमेल किसी गलत रास्ते पे चले जाए और कोएक्स के पास जाकर अपना टाइम वेस्ट करे।
तो प्राइमरीली हम इन्हीं 3 मुद्दों पे अपने मिशन पे चलते हैं। बिल्कुल। तो आगे आने वाले समय में आपका इस मिशन को लेकर और क्या उद्देश्य है, किस तरह से आप और अवेयरनेस के कैंप्स को आगे बढ़ाना चाहती हैं? अभी तो मेरा है कि इस 1 साल में मैं देहरादून के मैक्सिमम एरियाज़ कवर करना चाहती हूँ। मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ कवर करना चाहती हूँ, तो ताकि मैं यंग लड़कियों को एजुकेट कर सकूँ, और स्क्रीनिंग कैंप्स जितना देहरादून में कवर कर सकती हूँ। तो इस 1 साल में मैं देहरादून में मैक्सिमम कवर करना चाहती हूँ, और अगले 3 साल में मैं उत्तराखंड के डिफरेंट रीजन्स में कवर करना चाहूँगी। और उसमें कुछ NGOs भी हैं जो एसोसिएटेड है मेरे साथ, तो हम लोग मिलकर इसे ऑल ओवर देहरादून करना चाहते हैं। आई टारगेट कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में मैं पूरा उत्तराखंड कवर कर सकूँ। एक परिवार की जिम्मेदारी एक महिला की हेल्थ को लेकर किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि शुरुआत में भी हमने कहा कि हम लोग कई तरह की चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान अपना देते हैं, लेकिन एक महिला की जब हेल्थ की बात आती है तो उसमें एक फैमिली का रोल कैसा होना चाहिए जब एक महिला बीमार पड़ती है? तो देखिए, फैमिली का डेफिनेटली बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, बिकॉज फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि फीमेल सिर्फ एक केयर गिवर है, होम मेकर है, लेकिन फीमेल भी एक्सपेक्ट करती है कि उसे एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जाए, उसकी फिजिकल, इमोशनल, सोशल नीड्स को ध्यान में रखा जाए। तो जब एक किसी भी फीमेल को कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से बीमारी है, लेकिन कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले फैमिली में कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो खुलकर बात कर सके। ऐसा एक माहौल होना चाहिए जहाँ वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके। ऐसा दबाव वाला माहौल नहीं होना चाहिए जहाँ वो अपनी बात रख ही नहीं पाती। ऐसी बहुत सी महिलाएं आती हैं जिनका जैसे ब्रेस्ट कैंसर में ही कई सालों से गांठ होता है, लेकिन उसका बेटा या बहू बाद में बताते हैं कि 2 साल से अम्मा ने बताया नहीं हमें। तो वो 2 साल से जो अम्मा ने बताया नहीं, उसमें उस अम्मा की गलती नहीं है, उसमें उस परिवार की गलती है जिनका कम्युनिकेशन गैप है। वो उनसे बात नहीं कर पा रही है, अगर अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, तो कम्युनिकेशन गैप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फैमिली में ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ कोई भी बच्चा है, एडल्ट है, कोई भी है, वो खुलकर अपनी बात कर सके। दूसरा, फैमिली का रोल तब आता है जब किसी को कोई बीमारी डायग्नोस होती है। बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पे फीमेल तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन फैमिली डिनाइल मोड पे होती है। वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि इसको कैसे बीमारी हो सकती है, और वो उसे खुद क्वैक्स के पास ले जाते हैं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम उन्हें बोलते हैं कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, और बाद में पता चलता है कि वो किसी बाबा की बुड़ी खा रही हैं। सो दिस हैपन्स अ लॉट। वो हमारे साथ ऐसा बहुत बार उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, और फैमिली को भी कन्विंस करना पड़ता है। जब सर्जरी की बात आती है तो बहुत बार मेल जो पार्टनर है वो सपोर्ट नहीं करते हैं, फाइनेंशियली कभी कभी वो सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत बार फीमेल अपने आप को अकेला पाती है, तो इसमें फैमिली का रोल है कि वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे, इमोशनली भी सपोर्ट करे। ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इमोशनली भी एक फ़ीमेल को बहुत डिस्ट्रॉय करती हैं, तो उसमें फीमेल को एक इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो वहाँ भी फैमिली का रोल आ जाता है। सो डेफिनेटली इट्स अ सपोर्ट सिस्टम। सो वो फैमिली की तरफ से अगर वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा तो फीमेल उस प्रॉब्लम को अकेले फेस नहीं कर पाएगी। करेक्ट। डॉक्टर महाजन, क्या समाज का डर भी एक महिला को रहता है कि जब ब्रेस्ट कैंसर या फीमेल रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी उसको अगर हो जाती है, तो क्या उसको ये भी डर रहता है कि इस चीज़ की एक्सेप्टेंस बाहर नहीं होगी, इसलिए मैं कहीं ना कहीं चुप हो जाती हूँ या नहीं इस चीज़ को बाहर आने देती हूँ, ताकि मेरा एक जो अभी बाहर एक पर्सनालिटी है या जिससे लोग मुझे जानते हैं, तो कहीं उनका पर्सपेक्टिव चेंज ना हो। तो क्या समाज का प्रेशर भी एक महिला पर रहता है इस तरह की बीमारियों को? डेफिनेटली समाज का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बिकॉज बहुत लोग ब्रेस्ट को या फीमेल ऑर्गन्स को उसके विमेनहुड से जोड़ते हैं। सो जब भी कोई ब्रेस्ट कैंसर की बात आती है या हम उससे सर्जरी की बात करते हैं, तो वो हमसे ये कहते हैं कि ये तो इसका फीमेल होने का अस्तित्व है, आप इसको कैसे निकालने की बात कर सकते हैं। सो वी हैव टू कन्विंस देम दैट शी इज़ एन इंडिविजुअल। वो एक इंसान है, उसकी वैल्यू सिर्फ इस ऑर्गन से बहुत ऊपर है। तो बहुत बार हमें उन्हें कन्विंस करने में दिक्कत इसलिए भी आती है। दूसरा, फीमेल खुद भी डरती है, खुद भी वो इस बात को किसी के सामने बोलने से झिझकती है। उसे लगता है कि अगर मैं बताऊंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मुझे किस तरह से देखेंगे, और सर्जरी के बाद मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा, मेरा हस्बैंड मुझे ध्यान देगा कि नहीं देगा। ये सब बातें भी उसके मन में आती हैं, तो ये सोचकर वो पीछे हट जाती है। बहुत बार वो अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा देती है।
डॉक्टर महाजन, स्वास्थ्य विभाग या राज्य सरकार की ओर से जिस तरह के कार्य किए जा रहे हैं अवेयरनेस को लेकर, क्या आपको लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर के प्रति और अवेयरनेस की ज़रूरत है, और काम किए जाने की ज़रूरत है, और योजनाओं में बदलाव किए जाने की ज़रूरत है? डेफिनेटली योजनाओं में थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अभी तक ज़्यादातर जो सरकार की तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं, जो भी कोशिश हो रही है, वो सेंट्रल लेवल पे हो रही है। मतलब वो आपके मेन मेडिकल कॉलेजेस पे एफर्ट हो रही है। उसमें पेरिफेरी में, गांव-गांव में अवेयरनेस कैसे करना है और वहाँ तक कैसे रिसोर्सेज को पहुँचाना है, वो उस पे एफर्ट ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो उसी के लिए आशा वर्कर्स और जो पेरिफेरी के डॉक्टर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो एक मुझे लगता है कि काफ़ी मिसिंग है। अभी आप सेंटर में मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, आप मेन सिटीज़ में मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ये एनकरेज करना होगा कि पेरिफेरी में जाकर वो फीमेल जिसको प्रॉब्लम है वो वहाँ मोटिवेट हो, उसको एनकरेज किया जाए कि वो वहाँ से चलकर आए और ट्रीटमेंट ले। उसके लिए जो पेरिफेरी के डॉक्टर्स हैं, पेरिफेरी के आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इन सब का सेंसिटाइजेशन इसलिए ज़रूरी है। तो जब तक हम पेरिफेरी में वर्क नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ सेंटर में मेडिकल कॉलेजेस खोलने से फ़र्क नहीं आएगा। हम अवेयरनेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर महाजन, ये जानना चाहूँगी आपसे कि ब्रेस्ट कैंसर को लेकर क्या ऐसी चीज़ें महिलाओं को या बच्चियों को अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए कि कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में ये बीमारी उन तक ना पहुँचे? तो क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो अब आजकल जो लड़कियां इग्नोर कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे भारी पड़ सकती है? तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें छोटी बच्चियों के समय से ही ध्यान में रखना चाहिए? छोटी बच्चियों के समय से ही एक तो उनका वज़न को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है बहुत तरह के कैंसर्स का, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर। दूसरा, जैसे जैसे ये बच्चे एडल्टहुड में आते हैं, आजकल बहुत से बच्चे भी ड्रग्स और अल्कोहल, स्मोकिंग इसकी तरफ जा रहे हैं, इंक्लूडिंग गर्ल्स को भी मिलाकर। तो अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, चॉकलेट्स, कोक वगैरह ये सब थोड़ा अवॉइड कर लीजिए। एंड इसके अलावा एक रेगुलर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो बच्चों को हमें पहले से शुरू से सिखाना चाहिए। उन्हें प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दिया जाना चाहिए, और जब जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे वैसे उसकी हेल्थ नीड्स के अकॉर्डिंगली उसे गाइड किया जाना चाहिए, ताकि जब वो एडल्टहुड में आता है और उसे कोई भी अगर प्रॉब्लम भी होती है तो वो टाइमली उसको आगे लाइफ अपफ्रंट करे और वो जाकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। बिल्कुल। डॉक्टर महाजन, आप अलग अलग जगहों पर जाकर महिलाओं को अवेयर करती हैं। आज चौखंबा हेल्थ के जरिए आप किस तरह से जो हमारे दर्शक हैं और विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर को लेकर किस तरह से अवेयर करेंगी? आप उनको थोड़ा बताइए, जानकारी दीजिए, किस तरह से खान पान होना चाहिए, डाइट किस तरह से होनी चाहिए, ताकि ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, महिलाओं से जुड़ी जो तमाम समस्याएँ हैं वो कहीं ना कहीं आज के समय में जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रही हैं, कम से कम उनको थोड़ा बहुत वो उन चीज़ों में ना घिर पाएँ, दूरी बनाए रखें इन चीज़ों से। ओवरऑल हेल्थ के लिए, मतलब मैं कहूँगी ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जैसे मैंने भी कहा कि डाइट में थोड़ा जंक फूड अवॉइड करिए, हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, और अगर किसी फीमेल्स में डेफिशिएंसीज होती हैं विटामिन वगैरह की तो प्लीज़ सप्लीमेंट्स लीजिए, ऑफ कोर्स डॉक्टर की एडवाइस के बाद। इसके अलावा आप प्लीज़ एडिक्वेट स्लीप, आप अच्छे से नींद ज़रूर पूरी कीजिए। ख़ास तौर से वो महिलाएं जो घर में काम में लगी रहती हैं और अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं, टाइम पे सोती नहीं हैं, टाइम पे खाती नहीं हैं, तो प्लीज़ टाइम पे खाना खाइए, न्यूट्रिशियस खाना खाइए। जितना न्यूट्रिशियस खाने की आपके हस्बैंड को ज़रूरत है, आपके बच्चों को ज़रूरत है, उतना ही न्यूट्रिशियस खाना आपको भी खाने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, एक्सरसाइज, योगा, मॉर्निंग वॉक जो आप कर सकती हैं वो करिए, और घर के काम के अलावा अपने आप को भी थोड़ा समय दीजिए। अपने आप को समय के लिए आप म्यूज़िक सुनना चाहती हैं, म्यूज़िक सुनिए, मेडिटेट करना चाहती हैं, मेडिटेट करिए, क्योंकि सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इमोशनली भी साउंड रहना है, इमोशनली भी खुश रहना है, तभी आप एक अपने अच्छा समाज के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकेंगी। बिल्कुल। और ये भी जानना चाहूँगी डॉक्टर महाजन कि भले ही शहरों में चीज़ें बहुत बेहतर है, एक्सेस सही है डॉक्टर को लेकर, अवेयरनेस अच्छी है, लेकिन जो गांव देहात में जो महिलाएं हैं उनके लिए चीज़ें आज भी डिफ़िकल्ट है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से आप अभी बता रही थी कि नीम हकीम के उसमें वो ज़्यादा पड़ जाती हैं और कहीं ना कहीं वो
एक गलत रास्ता कहीं ना कहीं हो जाता है और बीमारी अंदर बढ़ती जाती है, तो उनके लिए जो गांव देहात में विशेष रूप से महिलाएं हैं उनको आप क्या कहेंगे? जो भी गांव देहात की महिलाएं हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि अपनी सेहत को अपने हाथ में लीजिए। दूसरे अपने परिवार पे इतना निर्भर मत रहिए अपनी सेहत के लिए जो भी फैसले लेने हैं। अगर आप किसी नीम हकीम के पास जाने की हिम्मत रखती हैं तो आप डॉक्टर के पास अभी बेझिझक आ सकती हैं। तो इसलिए आप खुद एफर्ट लीजिए, खुद हिम्मत करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ किसी जेन्युइन डॉक्टर, जेन्युइन हेल्थ वर्कर से ही कंसल्ट करिए। और कोई भी प्रॉब्लम जैसी भी हो उसे मैनेज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो मैनेजेबल नहीं होती हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर महाजन, आपने समय निकाला, आप चौखंबा हेल्थ के इस एपिसोड में शामिल हुई और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करेंगे कि आगे भी महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े कोई और अलग मुद्दे पर फिर से एक बार हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं चौखंबा हेल्थ का आज का एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। आपके जो भी कुछ कमेंट्स हों, कुछ भी जानकारी आपको चाहिए हो, हमें ज़रूर कमेंट करें और डॉक्टर नेहा उन कमेंट्स का ज़रूर जवाब देंगी। फिलहाल चौखंबा हेल्थ के लिए मैं इस खास पेशकश के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।